290 करोड़ रुपए की 10 लाख से ऊपर की गड़बड़ियां ये सामने आई, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड पाए गए, बड़े पैमाने पर घपले पाए गए। आज तो एआई का भी इसमें उपयोग किया जाएगा और उसके अंदर जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भी ऐसे सब जो काम हुए हैं उनका भी एक प्रकार से उसका सत्यापन किया जाएगा। मैदानी प्रदेश 60-40 किया गया है, पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट उनमें सब में 90-10 का ये काम हुआ नहीं है और इसके बिना भी बिल बनाए गए हैं। अब उस लीकेज को रोकने के लिए उत्पादकता आधारित फ्रेमवर्क बनाया गया है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, इस प्रकार के जो कनेक्टिविटी भी नहीं थी और लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो भी ऐसा अच्छा नहीं था। जो मैंने बताया कि जो 6% का पहले पैसा दिया जाता था प्रशासनिक व्यय के लिए, उस सीमा को भी 9% कर दिया गया है ताकि टाइम से लोगों को पैसा पूरा मिल जाए। पहले क्या होता था, एक ही काम एक जगह फोटो दिखा करके दूसरी जगह का भी वही फोटो डालते थे तो पता नहीं लगता था कि फोटो कहाँ के। मैनुअली उसको मिलाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनकी विचारधारा से हमारे यहाँ के देश के युवा ओतप्रोत होकर के और राष्ट्रीय कार्य में लगे, सामाजिक कार्य में लगे, ऐसा उनको हमेशा हम निवेदन भी करते हैं। आज का जैसे विषय बताया गया है कि वीबी यानी विकसित भारत जी राम जी, ये जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट के बारे में बहुत से विषय पार्लियामेंट के समय में भी आए थे, उस समय भी सबको बताया गया था जब ये एक्ट बनाया गया। बाद में अब सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के और फिर प्रदेश के लोग नीचे से सब जिला केंद्रों पर जाकर के लोगों को बता रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हमारा जो भी केंद्र स्तर का जो विरोधी दल है यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल, ये सब उसमें बहुत सी भ्रांतियां जो फैला रहे हैं। सबसे पहला तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विषय 1980 में रोजगार देने की एक स्कीम उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने चलाई थी और ये बात ठीक है कि इसके अंदर अधिकारों को महत्व दिया गया था कि गरीब आदमी का अधिकार है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए। वो आज भी है, उस समय भी था, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। लेकिन अंतर यह है कि उस समय मांग आधारित ये विषय रखा गया था कि जो रोजगार को मांगने आएगा उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब उसमें मूलभूत परिवर्तन करके इसको आवश्यकता आधारित यानी नीड बेस्ड, हर गांव में आज काम की आवश्यकता कितनी है उस आवश्यकता के हिसाब से और उसका एक डिजिटल उसका एक पैमाना बनाया गया है कि ऐसे सब काम प्राथमिकता के हिसाब से उन गांव में एक एक करके सब कराए जाएंगे और उसका ग्राम सभा द्वारा एक प्रकार से प्रशंसा की जाएगी, उसकी अनुशंसा की जाएगी और उस अनुशंसा के आधार पर जिले की कमेटी, प्रदेश की कमेटी और फिर केंद्रीय स्तर पर जो प्राथमिकताएं हैं ऐसे सब काम एक साथ और जो ग्राम की प्लान होती है विलेज प्लान के हिसाब से उनको तुरंत उसको मंजूर किया जाएगा और उसको काम करने के लिए एक विधिवत तरीके से उसका जो देखरेख है उसकी जो उसके ऊपर निगरानी है वो एक पोर्टल के माध्यम से हर स्तर पर की जाएगी। हर जगह उसके डैशबोर्ड होंगे और उस डैशबोर्ड में कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो उसका संबंधित वहाँ की जो कमेटियां हैं उसके ऊपर संज्ञान जरूर लेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि अधिकार आधारित समाधान उन्होंने जो शुरू किया, लेकिन इसमें जो कमियां आई उन कमियों को बहुत से तरीके से ध्यान में आया कि प्रदेशों का जब रिव्यू किया गया, उनका जब सारा यानी एक प्रकार से उसकी की गई है सत्यापन करने के लिए जब उसका ऑडिट हुआ तो उस ऑडिट के अंदर 290 करोड़ रुपए की 10 लाख से ऊपर की गड़बड़ियां ये सामने आई, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड पाए गए, बड़े पैमाने पर घपले पाए गए। उसमें कुछ प्रदेशों के नाम भी उल्लेख किए जा सकते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ऐसी गड़बड़ियों को रोकना है तो हम इसको एक स्थायी रूप से एक नया एक्ट ला करके जो कमियां उस समय थी उसको दूर करें। उस समय जैसे जो ऑडिट था वो बहुत ही एक फर्जी तौर का ऑडिट होता था और कागजी कार्रवाई से पूरी कर दी जाती थी।
उसमें कहीं भी टेक्निकल तरीके से उसको रिव्यू करना, और उसमें आज तो एआई का भी इसमें उपयोग किया जाएगा, और उसके अंदर जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भी ऐसे सब जो काम हुए हैं उनका भी एक प्रकार से उसका सत्यापन किया जाएगा। शिकायत प्रणाली भी बहुत कमजोर थी, शिकायत होने के बाद उसका कहीं कोई निवारण नहीं होता था। आज उसको भी बहुत उसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए नए एक्ट में प्रावधान किया गया है। पहले प्रशासनिक खर्च पर 6% का पैसा रखा हुआ था, अब उसको बढ़ा करके 9% किया गया है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ऐसे जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसके अभाव में पूरी निगरानी रखी नहीं जा सकती, और वो भी एक कारण बनता है इस अधूरे सत्यापन का। तो इसको 9% कर दिया गया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें वो प्राथमिकताएं क्या हो क्या ना हो उस स्वयं निर्णय करते थे, लेकिन कोई एक रूपता नहीं थी। अब उनकी प्राथमिकताओं को केंद्रीय स्तर पर जो कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, प्राथमिकताएं दी जाएंगी, उसमें हर गांव का क्रम से वो काम इसमें होगा। राज्य सरकार की जो जवाबदेही है, वित्तीय जवाबदेही, इसको भी बढ़ाया गया है, और उसमें अनुशासन जो है, वित्तीय अनुशासन आए, अन्यथा उनका जब स्टेक कम होता है तो फिर उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वहां से भी उनको प्रलोभन मिलता है, ताकि खर्च तो सारा केंद्र का हो रहा है, इसलिए कोई भी उसमें खाए, कोई कुछ करे। अब उस राशि को भी, उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया गया है। पहले ये यानी सामान में जो मटेरियल लगता था उसके अंदर 3 और 1 का अनुपात होता था। 75% केंद्र देता था, 25% राज्य को खर्च करना होता था, और जो उसका जो श्रमिक होता था, उसका जो पैसा होता था, केंद्र सरकार पूरा देता था। अब उसमें 60-40, मैदानी प्रदेश 60-40 किया गया है, पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट उनमें सब में 90-10 का ये एक रेशो जो है रखी गई है। और उसका भी कारण यही है कि प्रदेशों की भागीदारी इसमें बढ़े, वो भी जिम्मेवारी से काम करके और जो स्थायी काम है उनको करने के लिए आगे बढ़े। अब इसमें संरचनात्मक यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को भी विशेष ध्यान दिया गया है, और उसमें बिना, जैसे सामान्य तौर पर एक काम ऐसे करा लेते थे जिसका किसी को पता नहीं होता था काम हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ वर्षों के बाद तो ये भी शिकायतें मिलती थी ये काम हुआ नहीं है और इसके बिना भी बिल बनाए गए हैं। अब उस लीकेज को रोकने के लिए उत्पादकता आधारित फ्रेमवर्क बनाया गया है कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, खास करके जो कैपिटल ओरिएंटेड काम है उनको आगे बढ़ाया जाए, और विकसित भारत 2047 के अनुरूप जो हमारी आज आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। विकसित भारत की प्रमुख विशेषताओं में, जैसे मैंने बताया, ग्रामीण विकास की आज की जो आवश्यकता है, क्योंकि 2005 की आवश्यकता और आज की आवश्यकताओं में अंतर है। उस समय इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, इस प्रकार के जो कनेक्टिविटी भी नहीं थी, और लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो भी ऐसा अच्छा नहीं था। आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उस समय शायद गली नाली की आवश्यकता ज्यादा थी, आज सड़क और स्कूल और औषधालय, इसकी आवश्यकता ज्यादा है। लोगों को स्वास्थ्य की चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता, ये उसके अंदर आज बढ़ गई है। उस समय और प्रकार के काम थे, आज और प्रकार के हैं। उन्नत रोजगार, उसकी जो कानूनी गारंटी पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी। लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है, तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो चाहे ना हो। ये कानूनी गारंटी उसमें डाल दी गई है। कृषि सीजन में कृषकों को जो मजदूर नहीं मिलते थे, उसका भी प्रावधान किया गया है कि 60 दिन प्रदेश की योजना से कोई भी 60 दिन को ब्लॉक कर सकते हैं कि इसमें ये जो जी राम जी का काम ये नहीं होगा, और उन 60 दिनों में कृषकों को ही जो मजदूर हैं वो आसानी से मिल सकें, ताकि 60 दिन का काम अभी उनको मिल जाए और बाकी दिनों में उनको जी राम जी के अंतर्गत ही काम मिल जाए। दिनों की संख्या भी पहले 100 दिन की जो गारंटी दी गई थी, अब उसको 125 दिन की गारंटी है, ये जो है कर दी गई है। जो मैंने बताया कि जो 6% का पहले पैसा दिया जाता था प्रशासनिक व्यय के लिए, उस सीमा को भी 9% कर दिया गया है, ताकि टाइम से लोगों को पैसा पूरा मिल जाए। कृषक को कई बार अपनी लेबर कॉस्ट में अनावश्यक वृद्धि सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि मजदूर जो है वो मनरेगा में
काम करने के लिए अपना नाम लिखवाता था, पैसे लेता था, काम करे या ना करे, लेकिन उसके कारण से मजदूर मिलते नहीं थे। अब जो कि 60 दिन उस समय फ्री रखा जाएगा तो किसान को 125 दिन का अपना काम मिलेगा, यानी मजदूर को 125 दिन का काम अपना मिलेगा और ये 60 दिन का काम अतिरिक्त करने का अवसर उसको मिलेगा। और किसान की भी जो लागत बढ़ती थी उन दिनों में, यानी श्रमिकों के अभाव के कारण से उनकी लागत भी कम होगी। तो इस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। सारे काम सभी जीआईएस मैपिंग तकनीक के उपयोग करके उसको और उसका ऑडिट किया जाएगा। पहले क्या होता था, एक ही काम एक जगह फोटो दिखा करके दूसरी जगह का भी वही फोटो डालते थे तो पता नहीं लगता था ये फोटो कहाँ के, मैनुअली उसको मिलाने का कोई तरीका नहीं था। आज जीआईएस मैपिंग से उसका पता लग जाएगा कि ये किस जगह का फोटो है। वही फोटो दूसरी जगह काम आ नहीं सकता दूसरी जगह, क्योंकि जीआईएस मैपिंग अलग होगी, इसलिए जल्दी से आराम से पकड़ा जाएगा। जो भी ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत काम होंगे उनको ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इकट्ठा करके और प्राथमिकता के हिसाब से उनको एक साथ मंजूर किया जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो सब काम कराने के लिए निर्देश मिलेंगे और सरकार का जो पैसा है वो 60% अकाउंट में आएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार जो है 40% पैसा डालेगी, उस काम को सैंक्शन करके कराना शुरू कर देंगे। तो ये एक उसमें विशेष आवश्यकता इसको तय की गई है। जो गांव हैं उनकी 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी, ABCD। शहर से कितना निकट है, कितना उसका पिछड़ापन है और कितना उसकी आवश्यकताएं गांव की ज्यादा है कि कम है, ताकि उसमें उसी हिसाब से उनके क्रम से और काम को वहां पर कराने के लिए और उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें स्थायी ग्रामीण संपत्तियां बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें वहां पर जो संपत्तियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, रोड है, ग्राम सचिवालय है, कहीं तालाब खुदाना है, कहीं और है, ऐसी संपत्तियों को बढ़ाने पर जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर यूपीए कार्यकाल और एनडीए कार्यकाल की मनरेगा की ही तुलना करनी हो, क्योंकि अभी तक तो मनरेगा ही था, अब वो 1 अप्रैल से इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा जी राम जी का, तो उसमें 10 साल में जो कांग्रेस के शासन में यानी यूपीए ने किया और फिर 10 साल में जो एनडीए ने किया, उसकी अगर तुलना देखेंगे तो उसमें भी बहुत अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। 10 साल में 2004 से 2014 यूपीए के कार्यकाल में कुल सृजित श्रम दिवस 1660 करोड़ थे, जो एनडीए के 10 साल के अंदर 2015 से 25 ये श्रम दिवस हो गए 3210, लगभग डबल, 1660 से 3210। ऐसे ही जो केंद्रीय निधि उन 10 सालों में जारी की गई थी वो थी 2,13,000 करोड़ और अभी 10 साल में जो जारी की गई है 8,53,000 करोड़, यानी एकदम 4 गुना। ये राशि अभी 4 गुना बढ़ा करके दी गई है। और जहां तक कुल काम कितने हुए, उस समय 153 लाख जो इंडिविजुअल वर्क है वो 153 लाख हुए और अब 862 लाख ये कार्य पूरे किए गए हैं, अर्थात ये भी 6 गुना के लगभग, 5.5 गुना के लगभग काम किए गए। उस समय कोई भी परिसंपत्ति उसको जियो टैग नहीं किया जाता था, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में सब ऐसे काम उनको जियो टैगिंग करने के बाद उसके अंदर बहुत सी चीजें उसमें बंद की गई। 6,44,00,000 से अधिक परिसंपत्तियां इनको जियो टैग किया गया, ताकि उसको कभी भी हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बनी थी, आज उसकी क्या स्थिति है, बनी है नहीं बनी है, लेकिन पहले एक भी जियो टैग नहीं होती थी। आधार सीडिंग का काम जो होता था उस समय 76 लाख तक सीमित हुआ और पारदर्शिता में उसमें नहीं रखी गई, यानी व्यक्ति कोई भी कार्डधारी कोई है और काम करने कोई और चला गया या नहीं भी कार्य मशीन द्वारा करा लिया गया, लेकिन व्यक्ति को श्रमिक बनकर के काम करने का कोई उसका आधार कार्ड से नहीं था। सरकार में 12 करोड़ तक ये जो आधार सीडिंग है ये पहुंच गई, जो उस समय 10 साल में केवल 76 लाख यानी 1 करोड़ से भी कम थी। इसी प्रकार से जो राज्य ऐसे है जिसके अंदर इस ऑडिट के बाद जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं, पंजाब में शिकायतें मिली जिसके अंदर हेरफेर के 10,600 मामले सामने आए और सोशल ऑडिट में 13,000 ग्राम पंचायतों में केवल 5,915 में काम किया गया, बाकी में नहीं हुआ, यानी सोशल ऑडिट ही नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में भी 19 जिलों में जांच की गई जहां कोई काम नहीं था और उसका जो फंड का दुरुपयोग ये हुआ।
आंध्र प्रदेश में 2007 से 2013 के बीच के जो कामों की ऑडिट किया गया वो भी ठीक नहीं पाया गया। 2014 में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की और जांच में राज्यव्यापी स्तर पर दुरुपयोग का एक व्यापक पैटर्न सामने आया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 757 करोड़ रुपए थी। उड़ीसा में भी 2012 में मृत व्यक्तियों और चिकित्सीय रूप से अयोग्य व्यक्तियों और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को भुगतान किए गए वेतन को गलत तरीके से दर्ज किया गया। व्यक्ति की डेथ हो गई है, मेडिकली फिट नहीं है, बूढ़ा हो गया है, फिर भी उनके कार्ड बने हुए हैं और उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिसके कारण से ये सारा नया जो एक्ट बनाया गया। विषय तो बहुत मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं अब इस मंच से आपके पास काफी कुछ क्योंकि जानकारियां भी होती हैं, विपक्षी लोग जो जिस प्रकार की आपत्तियां उठाते हैं, जो प्रश्न करते हैं, समाज में जिस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, ऐसे विषय आप तक भी जरूर आते होंगे। तो मैं अब इस समय थोड़े विषय आपके माध्यम से आए, उसके लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को इस मामले में एक राहत कि कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से बात जो हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो आप लोग कांग्रेस ने कहा नाम तो आप लोग बदलते रहते हैं, इस बार भी बदलते, लेकिन राज्यों में आप तय करेंगे, केंद्र तय करेगा कि कब काम होगा, कहाँ काम होगा। ये आपत्ति का विषय उन्होंने उठाया। ऐसा है कि मुख्य रूप से जो काम गांव में कराए जाते हैं वो पंचायत की देखरेख में, पंचायत का फंड, जिला परिषद का, पंचायत समितियों के, इनके फंड से होते हैं। केंद्र का काम और प्रदेशों का काम उनको सहायता करना होता है। अभी तक ये चलता रहा कि सहायता कर दी, सहायता करने के बाद और वो काम अपने कराएं, लेकिन एक हमारी संवैधानिक जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है कि केंद्र पैसा देता तो केंद्र ऑडिट कराता है, प्रदेश पैसा देता तो प्रदेश ऑडिट कराता है। और जो ज्वाइंट काम होते हैं उसमें दोनों ही ऑडिट करा सकते हैं, क्योंकि ये राशि अभी तक तो केंद्र की ज्यादा होती थी, अब प्रदेश और राज्यों की दोनों की रहेगी, तो ऑडिट तो दोनों ही कर सकते हैं। प्रदेश भी ऑडिट कर सकता है, केंद्र भी कर सकता है, कोई साझी टीम बनाए तो कर सकते हैं, अलग अलग टीम से करनी हो तो अलग अलग कर सकते हैं। ऑडिट के बिना कहीं नहीं पता लगता काम ठीक हुआ कि गलत हुआ। तो पहला तो ऑडिट का विषय। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले काम होते थे वहां की जैसा बताया कि जो यानी जैसा डिमांड आ गई उनकी कि यहाँ तालाब बनवा दो, वहां तालाब बन गया, यहाँ स्कूल बनवा दो, वहां स्कूल बन गया, जहां कहीं सड़क की बात आई सड़क बन गई, एक बार बनी, दूसरी बार बन गई, तो वही सड़क तीसरी चार बार बन गई। पता होता नहीं था, कोई ऑडिट ठीक से होता नहीं था। और यहाँ तक हमने देखा है, क्योंकि हरियाणा में तो मैं 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, बहुत सी बातों की जानकारी मिलती थी। एक जानकारी ऐसी भी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, नाम काल्पनिक है कि रामलाल का बेटा श्यामलाल और मोहन का बेटा सोहन। तो रामलाल के घर से और यानी मोहन के घर तक सड़क बन गई, फिर रामलाल के घर से मोहन के बेटे सोहन के घर तक बन गई, और वही सड़क फिर बाद में रामलाल के बेटे श्यामलाल के घर से मोहन के घर तक बन गई, और श्यामलाल के घर से और सोहन के घर तक बन गई। सड़क एक है, कागजों में 4 बार बनी, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते थे कि भाई किसके घर से किस तक है। अब एक घर है, उसके इधर भी सड़क बननी है, इधर भी बननी है, तो इस नाते से उसका जो ऑडिट था वो होता नहीं था। ऑडिट के लिए अब चूंकि जीआईएस मैपिंग हो गई है, जीआईएस मैपिंग नाम नहीं पूछेगा कि किसके घर से किस तक है, वो तो इस बिंदु से इस बिंदु तक है, वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें होती थी ऑडिट में सारी पकड़ में आई, आगे से ये ना हो इसलिए किया गया। फिर दूसरा विषय कि आखिर गांव में क्या प्राथमिकताएं हैं। सारे देश में गांव की स्थिति तो सब जगह एक जैसी है। भाई हमको अगर प्राथमिकता करना है कि सारे देश में शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले इसको ठीक करना है, तो फिर एक साथ जो शिक्षा की डिमांड होगी गांव की, क्योंकि ग्राम सभा पास करके भेजेगी, और ग्राम सभा पास करती है तो अपनी आवश्यकताओं को भेजती है। देश भर में 7 लाख गांव हैं, 7 लाख से लगा के 5-5.5 लाख गांव ये शिक्षा की आवश्यकता करते हैं, तो पहली प्राथमिकता शिक्षा तय कर दिया, जाओ भी इस साल अब सबसे पहले शिक्षा का काम करो। अब रजिस्ट्रेशन तो वही है गांव का, कौन लोग काम करेंगे, फिर गांव के लोग उनको क्रम से बुलाएंगे कि हाँ आपको इस दिन से काम शुरू होगा और आपने अब काम शुरू कर देना है। 15 दिन में काम शुरू नहीं हुआ गांव में, तो उसके बाद उसको अधिकार है कि उसका भत्ता जो है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। एक रूपता लाने के लिए है। मान लो दूसरा विषय है कि हमने तय किया केंद्र में या प्रदेश में कोई भी मिलकर के सलाह करके भी कर सकते हैं कि भी स्वास्थ्य जो है दूसरी आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य के नाते अब कहीं 3 लाख गांव के अंदर स्वास्थ्य की बात आ गई, तो शिक्षा के बाद अगला काम स्वास्थ्य का करो। तीसरी जगह आ गई गांव की सड़क बनानी है,
जो हमारा मार्केट है सड़क हमारी जुड़नी चाहिए। बहुत गांव जुड़ चुके हैं, लेकिन जिनके नहीं जुड़े वो भी काम आएंगे। तो ऐसे 2500 प्रकार के काम होंगे। तो 2500 प्रकार के काम में सारे काम कराने हैं। सैचुरेशन पॉइंट तक गांव में हर काम होना चाहिए। कोई काम हो जाए कोई ना हो ऐसा नहीं है, काम सारे हों, लेकिन एक ज्वाइंट एक एकीकृत उसका जो एक मॉडल बने, ताकि हम गांव में कह सकें कि ये काम सैचुरेटेड पॉइंट सब जगह हो गया। हम कल कोई योजना की डिमांड करेंगे गांव के ग्राम सभा के लोग, डिमांड के बाद वो फिर ब्लॉक में पहुंचेगी, ब्लॉक से जिले में पहुंचेगी, जिले से प्रदेश में पहुंचेगी, प्रदेश में उसका एक संकलन होगा। तो प्रदेश हर जगह पर समितियां होंगी, जिले में एक समिति बनेगी, प्रदेश में समिति बनेगी, केंद्र में बनेगी, सब चीजें ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होकर कह सकते हैं कि इस गांव में इस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, उस गांव में उसकी स्वीकृति दी जा सकती है, वो समितियां तय करेंगी। तो एकदम पारदर्शी तरीके से होगा, कहीं किसी का मैनुअल हस्तक्षेप या राजनीतिकरण नहीं होगा। सब हाँ जी, प्रदेश स्तर पर अनुशंसा होगी, प्राथमिकता केंद्र तय करेगा। प्राथमिकता यानी सबसे पहले देश में हमने मानो शिक्षा पर सारा काम करना है। अच्छा, ये हर साल बदलता है। मानो हमें लगता है कि इस बार शिक्षा की आवश्यकता पर 1,51,000 करोड़ रुपया बजट इस बार बना है, ये अगले साल में बनेगा। अभी मोटा मोटा तय हुआ, डिमांड रखी गई है, वो लगभग जो डिमांड रखी गई इस काम के लिए हो ही जाएगा। तो ऐसा 1,51,000 करोड़ में लगता है कि इस बार शिक्षा पर करना तो शिक्षा के काम ले जाए, हो सकता है इस बार शिक्षा नहीं तो अगली बार स्वास्थ्य में तो सारे स्वास्थ्य में ले जाए। ये हर साल योजना चलनी है, तो हर साल में आवश्यकता के हिसाब से देश में तय करते जाएंगे, और उसमें प्रदेश की भी आखिर जानकारी तो आएंगी। समितियां शिक्षा पर तय हो, और मेरा जो गांव है, मेरी जो पंचायत है, वहां पर स्कूल बने हुए हैं पहले, सेकंड जो काम है वो मिलेगा। नहीं, प्राथमिकता है ये। जो दूसरा काम होगा, शिक्षा नहीं तो दूसरा मिलेगा। प्राथमिकता में 1, 2, 3 किया जाएगा, लेकिन काम तो सारे ही गांव ने बताने हैं। जो दूसरी प्राथमिकता है उसमें मिल जाएगा, दूसरा भी हो गया है तो तीसरे मिल जाएगा। 60-40 का रेशियो किया गया। आपने बोला कि स्टेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उनको भी खर्च करना होगा, करप्शन चेक होगा, लेकिन आपकी ही सहयोगी पार्टी है पीडीपी, उसके वहां मुख्यमंत्री नायडू साहब अभी अमित शाह जी से मिले, उन्होंने बोला कि बर्डन को नहीं करेंगे, प्लीज ट्राई टू मेक अ वे आउट। हमारे सुझाव है, उनका सुझाव रखा उन्होंने। सर ये तो सारे राज्यों में ये तो नहीं, मैं एक दूसरा विषय बताता हूँ इसके संबंध में। चेंज तो ये नहीं होगा क्योंकि एक्ट बन गया है, और ये 60-40 एक्ट है। सुझाव तो सबकी ओर से आएंगे। हो सकता है कोई स्वयं बीजेपी का ही मुख्यमंत्री कह दे अंदर खाते कि अभी ज्यादा पैसा हमको देना पड़ रहा है, कहने में कोई दिक्कत नहीं, सुझाव देने में हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी सार्थकता जो मैंने बताई, एक तो ये कि साझेदारी प्रदेशों की हो जाएगी। अब कोई भी प्रदेश ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने को गड़बड़ हुई है तो उसको मेरा कोई रोल नहीं था, रोल उसका भी करना पड़ेगा। दूसरा, केंद्र और प्रदेश का जो समन्वय है, वो जितने भी केंद्र के अपने साधन होते हैं, जो उसकी आय होती है, उसमें से आपको पता है कि एक 41% का ऐसा शेयर होता है जो प्रदेशों को जाता है, और वो हर प्रदेश को उसकी आबादी, उसकी जो पिछड़ापन कितना है, उसमें ये सारी चीजें उसमें तय होती हैं। तब उस 41 में से हर एक स्टेट का शेयर होता है, वो शेयर फिक्स रहता है। इसमें अगर 40% प्रदेश को देना है तो वो काम यानी केंद्र के बाद जो पैसा उसके बदले में बचेगा वो कहीं और किसी खाते में दिया जाएगा, डिमांड पर दिया जाएगा।